ओके, यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जो अभी रिसेंट अमेंडमेंट लाया गया है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट ओवरसीज इन्वेस्टमेंट डायरेक्शंस 2022 के अंदर, तो इसके हिसाब से इनमें से कौन सा एंटिटीज़ है जो कि आईएफएससी को छोड़ करके जो दूसरा जुरिस्डिक्शंस है, जो दूसरा देश है, वहाँ पे जो यूनिट्स है या फिर वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट फंड के द्वारा दूसरा इंस्ट्रूमेंट इशू किया जाता है उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ओके, ऑप्शन ए ओनली लिस्टेड इंडियन कंपनीज, ऑप्शन बी ओनली रेसिडेंट इंडिविजुअल्स, ऑप्शन बी बोथ लिस्टेड इंडियन कंपनीज एंड रेसिडेंट इंडिविजुअल, ऑप्शन सी ओनली अनलिस्टेड इंडियन एंटिटीज़। तो बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या है, इनमें से कौन सा एंटिटीज़ है जो कि आईएफएससी को छोड़ करके जो दूसरा जुरिस्डिक्शन है वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट फंड ओवरसीज़ है उसके द्वारा जो यूनिट इशू किया जाता है, दूसरा इंस्ट्रूमेंट इशू किया जाता है, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है और उसको एज अ ओवरसीज़ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। यहाँ पे जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन सी, बोथ लिस्टेड इंडियन कंपनीज एंड रेसिडेंट इंडिविजुअल्स। तो देखिए आईएफएससी के बाहर कोई देश है, वहाँ पे जो भी इन्वेस्टमेंट फंड है उसके द्वारा जो यूनिट इशू किया जाता है, ठीक है, या फिर उसके द्वारा जो भी इंस्ट्रूमेंट इशू किया जाता है किसी भी नाम से, तो उसमें लिस्टेड इंडियन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर सकता है और रेसिडेंट इंडिविजुअल्स में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, उसको एज अ ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। लेकिन आईएफएससी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट फंड है या व्हीकल है उसके द्वारा जो यूनिट्स इशू किया जाता है, जो दूसरा इंस्ट्रूमेंट इशू किया जाता है किसी भी नाम से, तो उसके अंदर लिस्टेड इंडियन कंपनीज और रेसिडेंट इंडिविजुअल्स तो इन्वेस्टमेंट कर ही सकता है, साथ ही में जो अनलिस्टेड इंडियन कंपनीज है वो भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो ये बात याद रखिएगा, भारत के बाहर के केस में सिर्फ लिस्टेड इंडियन कंपनीज और रेसिडेंट इंडिविजुअल्स इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ठीक है, वहाँ के इन्वेस्टमेंट फंड के यूनिट्स में या फिर किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, और आईएफएससी के अंदर लिस्टेड इंडियन कंपनीज और रेसिडेंट इंडिविजुअल्स तो इन्वेस्टमेंट कर ही सकता है, साथ में अनलिस्टेड इंडियन एंटिटी भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, उसको एज अ ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि अभी जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट ओवरसीज इन्वेस्टमेंट डायरेक्शंस 2022 के अंदर अमेंडमेंट लाया गया है, तो उसके हिसाब से कौन कौन सा एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड ओवरसीज है जिसमें कि ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। ओके, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आप चाहें तो उसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। मैं जो राइट आंसर है वो आपको बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे ए और बी में क्या बोला जा रहा है, देखिए भारत के बाहर कोई इन्वेस्टमेंट फंड है जिसको कि उस देश का फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, तो वो तो एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड ओवरसीज होगा ही, लेकिन साथ ही में अगर भारत के बाहर किसी देश में कोई इन्वेस्टमेंट फंड है जिसको कि डायरेक्टली उस देश के फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर के द्वारा रेगुलेट नहीं किया जाता है, इनडायरेक्टली उसको जो फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर है वो रेगुलेट करता है उसके फंड मैनेजर के थ्रू, तो यहाँ पे वो भी एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड ओवरसीज माना जाएगा और उसके भी यूनिट्स में या फिर उसके द्वारा इशूड किसी भी इंस्ट्रूमेंट में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसको एज अ ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए और बी दोनों होगा, इसीलिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मेंशन भी है कि जो इन्वेस्टमेंट फंड ओवरसीज है, तो यहाँ पे ऐसा फंड जिसको कि उस देश का फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेट कर रहा है वो भी होगा, या फिर उसको रेगुलेट किया जा रहा है उसके फंड मैनेजर के थ्रू, तो वो भी एज अ एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड ओवरसीज होगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि अभी जो एग्जिम बैंक के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ कोऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ गुयाना को लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड किया गया है 2 हिंदुस्तान 228-201 एयरक्राफ्ट बाई करने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड से, तो यहाँ पे जो लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड किया गया है एग्जिम बैंक के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ गुयाना को, उसका टोटल वैल्यू क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। ओके, ऑप्शन ए 10.5 मिलियन $, ऑप्शन बी 23.37 मिलियन $, ऑप्शन सी 50 मिलियन $, ऑप्शन डी 100 मिलियन $। तो बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा।
देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 23.37 मिलियन यूएस डॉलर। तो यहाँ पे एक्सिम बैंक और गवर्नमेंट ऑफ गुयाना के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है। इस एग्रीमेंट के तहत एक्सिम बैंक ने 23.37 मिलियन यूएस डॉलर का जो लाइन ऑफ क्रेडिट है वो प्रोवाइड किया है। किस चीज़ के लिए प्रोवाइड किया है गवर्नमेंट ऑफ गुयाना को? तो गवर्नमेंट ऑफ गुयाना जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है हमारे देश में, उससे 2 हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट खरीदेगा। उसके लिए यहाँ पे जो लाइन ऑफ क्रेडिट है वो प्रोवाइड किया गया एक्सिम बैंक के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ गुयाना को। इज दिस क्वेश्चन क्लियर? समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के सेकेंड शेड्यूल से बाहर कर दिया गया है? ओके, ऑप्शन ए जनलक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, ऑप्शन बी जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, ऑप्शन सी इंडियन मर्सेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, ऑप्शन डी नगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी नगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। नगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आरबीआई एक्ट 1934 के सेकेंड शेड्यूल से बाहर कर दिया है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 से बैंकों के द्वारा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत जो नया लोन प्रोवाइड किया जाएगा, वैसे डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे जो क्रेडिट फ्लो है वो कंपैरेटिवली लो है, वहाँ पे पर कैपिटा जो पीएसएल है वो 9,000 रुपये से भी कम है, तो वैसे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो नया लोन प्रोवाइड किया जाएगा उसके ऊपर बैंक कितना वेट असाइन करेगा? ओके, ऑप्शन ए 90%, ऑप्शन बी 100%, ऑप्शन सी 125%, ऑप्शन डी 150%। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 125%। तो कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे पीएसएल जो पर कैपिटा पीएसएल है वो 9,000 रुपये से भी कम है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत वहाँ पे लोगों को जो क्रेडिट प्रोवाइड किया जा रहा है, तो एक व्यक्ति को जो वहाँ पे क्रेडिट प्रोवाइड किया जा रहा है वो 9,000 रुपये से भी कम है। ओके, तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट के अंदर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 से बैंक के द्वारा जो भी नया क्रेडिट प्रोवाइड किया जाएगा तो उसके ऊपर वो 125% का वेट असाइन करेगा। मतलब कि अगर उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो 100 रुपये लोन दे रहा है तो जब वो अपना पीएसएल लिमिट कैलकुलेट करेगा, टारगेट कैलकुलेट करेगा, तो वो उसको 125 रुपीज़ कंसीडर करेगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो पर कैपिटा पीएसएल मतलब कैसे किसी स्टेट को माना जाएगा कि वहाँ पे जो क्रेडिट फ्लो है वो कंपेरेटिवली लो है। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि अगर वहाँ पे पर कैपिटा पीएसएल लेस देन रुपीज़ 9,000 रुपया होगा। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना 9,000 रुपया, ये पहले 6,000 रुपीज़ था। ओके, तो इसको याद रखिएगा। इसके बाद सेम इसी तरह से जो कंपैरेटिवली हायर होगा, जहाँ पे क्रेडिट फ्लो कंपैरेटिवली हायर होगा, तो वहाँ पे जो पर कैपिटा पीएसएल होगा वो कितना होगा? 42,000 रुपीज़ से ज़्यादा होगा। पर व्यक्ति को पीएसएल के तहत प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत जो क्रेडिट प्रोवाइड किया जा रहा होगा वो 42,000 रुपीज़ से ज़्यादा होगा। तो वैसे डिस्ट्रिक्ट को माना जाएगा कि वहाँ पे क्रेडिट फ्लो कंपैरेटिवली हाई है, जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा है। ठीक है, और पहले ये लिमिट कितना था? 25,000 रुपीज़ था। तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट के अंदर बैंक के द्वारा अगर 100 रुपये का लोन दिया जाता है तो जब बैंक अपना पीएसएल टारगेट कैलकुलेट करेगा तो इसको 90 रुपीज़ कंसीडर करेगा। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है? यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आरबीआई के रीसेंट सर्कुलर के हिसाब से ऑनलाइन फॉर्म A2 को सबमिट करके मैक्सिमम कितना पैसा भारत के बाहर भेजा जा सकता है? ठीक है, तो आपसे न्यू लिमिट पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए नो लिमिट, ऑप्शन बी 50,000 यूएस डॉलर, ऑप्शन सी 1 लाख यूएस डॉलर, ऑप्शन डी 75,000 यूएस डॉलर। तो ये पर ट्रांजेक्शन के लिए लिमिट है। ओके, तो आपको बताना है कि ऑनलाइन फॉर्म A2 को सबमिट करके आप भारत के बाहर मैक्सिमम एक बार में कितना पैसा भेज सकते हैं। देखिए जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए नो लिमिट। ऑनलाइन फॉर्म A2 को सबमिट करके आप कितना भी पैसा भारत के बाहर भेज सकते हैं, किसी भी प्रकार का लिमिट नहीं है। ऑफ कोर्स जो ओवरऑल लिमिट है, जो जैसे कि आप लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के तहत भारत के बाहर पैसा भेज रहे हैं, तो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के तहत क्या लिमिट है? 2,50,000 यूएस डॉलर का लिमिट है। तो इस लिमिट के अंदर जो ट्रांजेक्शन है वो होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज जो पर लिमिट के लिए ट्रांजेक्शन था
पर ट्रांजेक्शन के लिए लिमिट था उसको यहाँ पे हटा दिया गया है। ओके, तो ऑनलाइन फॉर्म A2 को सबमिट करके आप भारत के बाहर कितना भी पैसा भेज सकते हैं। ऑफकोर्स जो ओवरऑल लिमिट है उसके अंदर वो होना चाहिए। ठीक है, पहले यहाँ पे ऐसा नहीं था। पहले इंडिविजुअल्स ऑनलाइन फॉर्म A2 को सबमिट करके एक बार में मैक्सिमम $25,000 ही भारत के बाहर भेज सकता था, और कॉर्पोरेट्स एक बार में मैक्सिमम $1,00,000 ही भारत के बाहर भेज सकता था। इज दिस क्लियर? समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन है इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है कि जो क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेस है उसके लिए जो रेगुलेटरी कंप्लायंस होता है उसको आसान करने के लिए इसमें से कौन सा प्रोसीजरल चेंजेस अपनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ऑप्शन ए में बोला जा रहा है कि वैसा ट्रांजेक्शन जिसमें कि $25,000 से कम इन्वॉल्व है उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट को हटा दिया गया है। ऐसा ट्रांजेक्शन जिसमें कि $1,00,000 से ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व है उसके लिए जो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ फॉर्म A2 है उसको मैंडेटरी कर दिया गया है। ओके, उसके बाद ऑप्शन सी में बोला जा रहा है जो भी क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेस है इररिस्पेक्टिव ऑफ ट्रांजेक्शन वैल्यू उसके लिए जो फॉर्म A2 है उसको अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन डी में बोला जा रहा है कि वैसा ट्रांजेक्शन जिसमें कि $50,000 से ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व है उसके लिए एक नए फॉर्म को इंट्रोड्यूस किया गया है। ओके, तो ये 4 ऑप्शन आपको बताना है कि इसमें से कौन सा डिसीजन लिया गया है क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेस के लिए जो रेगुलेटरी कंप्लायंस है उसको आसान करने के लिए। ओके, देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। अब फॉर्म A2 को मैंडेटरी कर दिया गया है जितना सारा भी क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेस है उसके लिए इररिस्पेक्टिव ऑफ ट्रांजेक्शन वैल्यू। तो डजेंट मैटर कि आप $1,000 भारत के बाहर भेज रहे हैं या $500 आप भारत के बाहर भेज रहे हैं, आपके लिए ये अनिवार्य होगा कि आपको फॉर्म A2 सबमिट करना होगा, या तो फिजिकल या तो डिजिटल फॉर्म में आपको फॉर्म A2 सबमिट करना होगा। ऑथराइज्ड डीलर को यहाँ पे बोला गया है कि वो फिजिकल या डिजिटल फॉर्म में फॉर्म A2 ऑब्टेन करेगा जितना भी क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेस है उसके लिए रिगार्डलेस ऑफ ट्रांजेक्शन वैल्यू। देखिए पहले क्या था, पहले आप $25,000 तक किसी भी करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स के लिए भारत के बाहर भेज सकते थे पैसा, और इसके लिए सिंपली आपको बस एक लेटर बैंक में सबमिट करना होता था। इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन रहता था जैसे कि पर्पस क्या है ये सब। इसके अलावा आपको और किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना पड़ता था। लेकिन अब डजेंट मैटर कि आप कितना पैसा भारत के बाहर भेज रहे हैं, अगर भारत के बाहर आप पैसा भेज रहे हैं तो आपको ये जो फॉर्म A2 है वो या तो फिजिकल या तो डिजिटल फॉर्म में सबमिट करना होगा। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि फरवरी 2024 में एक्सिम बैंक के द्वारा जो एक एग्रीमेंट साइन किया गया था गवर्नमेंट ऑफ गुयाना के साथ $2.50 मिलियन का, तो वो किस प्रोजेक्ट के फंडिंग के लिए किया गया था। ओके, ऑप्शन ए न्यू एयरपोर्ट टर्मिनल के कंस्ट्रक्शन के लिए, ऑप्शन बी सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट को इंस्टॉल करने के लिए, ऑप्शन सी पोर्ट फैसिलिटी को डेवलप करने के लिए, ऑप्शन डी हाइड्रो पावर प्लांट को बिल्ड करने के लिए। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन बी इंस्टॉलेशन ऑफ अ सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट। तो फरवरी में एक्सिम बैंक और गवर्नमेंट ऑफ गुयाना के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था जिसके तहत एक्सिम बैंक ने गुयाना सरकार को $2.50 मिलियन का जो लाइन ऑफ क्रेडिट है वो प्रोवाइड किया था। किस चीज़ के लिए प्रोवाइड किया था, तो यहाँ पे जो गुयाना है, गुयाना के अंदर जो चेड्डी जगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ पे सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट को इंस्टॉल करने के लिए ये जो लाइन ऑफ क्रेडिट है $2.50 मिलियन का वो प्रोवाइड किया गया था। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि अभी जो रिसेंट RBI का सर्कुलर आया है IFSC के अंदर जो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के तहत इन्वेस्टमेंट किया जाता है, पैसा भेजा जाता है उसको लेकर के, तो उसके अकॉर्डिंगली इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ओके, RBI का भी सर्कुलर आया था कि लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के तहत किस किस पर्पस के लिए IFSC के अंदर पैसा भेजा जा सकता है उसके रिगार्डिंग, तो उसके हिसाब से इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ऑप्शन ए में बोला जा रहा है कि लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के तहत IFSC के अंदर कोई इंडिविजुअल है वो सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज़ और वहाँ पे एजुकेशन फ़ी पे करने के लिए पैसा भेज सकता है।
ऑप्शन बी में बोला जा रहा है कि आईएफएससी के अंदर जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज है, प्रोडक्ट है, उसको अवेल करने के लिए पैसा भेजा जा सकता है। ऑप्शन सी में बोला जा रहा है कि रेसिडेंट इंडिविजुअल्स आईएफएससी के अंदर फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपन कर सकते हैं और उस अकाउंट का इस्तेमाल करके वो आईएफएससी के बाहर जो करेंट या कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स होता है उसके लिए पैसा भेज सकते हैं। और ऑप्शन डी में बोला जा रहा है कि बोथ बी एंड सी, मतलब बी और सी में जो बात बोला जा रहा है वो दोनों ही सही है, दोनों ही डिसीजन लिया गया है। आपको बताना है राइट आंसर कौन सा है। यहाँ पे देखिए जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। तो अभी क्या फैसला लिया गया है, आईएफएससी के अंदर जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज है, जो भी प्रोडक्ट है, उन सभी को अवेल करने के लिए रेसिडेंट इंडिविजुअल एलआरएस के तहत जो आईएफएससी है उसके अंदर पैसा भेज सकता है। पहले क्या था, पहले सिर्फ और सिर्फ आईएफएससी के अंदर जो सिक्योरिटीज़ है उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए या वहाँ पे कोई अगर आप कोर्स परचेस करना चाहते हैं या फिर किसी भी एजुकेशन फ़ी को पे करने के लिए आप पैसे भेज सकते थे। लेकिन अब लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के तहत जितना सारा भी पर्पस है उन सभी पर्पसेस के लिए आप आईएफएससी के अंदर जो पैसा है वो भेज सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से जो ऑप्शन बी है वो हमारा सही होता है। और ऑप्शन सी में क्या बोला जा रहा था, तो यहाँ पे भी फैसला लिया गया है कि जो रेसिडेंट इंडिविजुअल्स है, देखिए पहले क्या था ना, पहले रेसिडेंट इंडिविजुअल्स आईएफएससी के अंदर सिर्फ और सिर्फ फॉरेन करेंसी अकाउंट दो पर्पस के लिए ही खोल सकता था। अगर उसको आईएफएससी के अंदर सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करना है या फिर वहाँ पे एजुकेशन फ़ी पे करना है। लेकिन अब वो आईएफएससी के अंदर फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपन कर सकता है, उसमें वो फंड भेज सकता है लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के तहत, और उस फंड का इस्तेमाल करके वो आईएफएससी के बाहर भी दूसरे देश में भी किसी भी करेंट या फिर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए जो पैसा है वो भेज सकता है। मतलब मान लीजिए कि आप कोई व्यक्ति है, उसके बच्चे भारत के बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसने क्या किया, आईएफएससी के अंदर एक एफसीए अकाउंट ओपन कर लिया और उस एफसीए अकाउंट के थ्रू वो अपने बच्चे को एजुकेशन के लिए पैसा भेज सकता है। समझ में आ गया? तो ये यहाँ पे फैसला लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें सिंपली आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था कि ये किसी भी तरह का फ्रेश रेटिंग या इवैल्यूएशन प्रोवाइड नहीं कर सकता है, और उस रिस्ट्रिक्शंस को अभी यहाँ पे आरबीआई ने हटा दिया है। तो कौन से क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के ऊपर आरबीआई ने 2022 में रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर दिया था फ्रेश रेटिंग या इवैल्यूएशन प्रोवाइड करने के ऊपर, लेकिन अभी उस रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया है। तो ऑप्शन ए क्रिसिल CRISIL, ऑप्शन बी ICRA, ऑप्शन सी ब्रिकवर्क रेटिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ऑप्शन डी केयर रेटिंग्स। तो बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी ब्रिकवर्क रेटिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ब्रिकवर्क रेटिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर जो आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किया था अब उसको हटा दिया है। अब इस रेटिंग एजेंसी से जो बैंक है वो फ्रेश रेटिंग्स या इवैल्यूएशन अवेल कर सकता है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र को लेकर के जो नया फ्रेमवर्क आया है तो वो फ्रेमवर्क कब से इफेक्टिव होगा। देखिए जब हम डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र का बात करते हैं तो भारत के अंदर इंडिविजुअल्स बिजनेसेस के बीच में जो फंड ट्रांसफ़र होता है उसके लिए जो फ्रेमवर्क है उसका हम बात कर रहे हैं। तो डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र के ऊपर जो नया फ्रेमवर्क था वो कब से इफेक्टिव होगा। ऑप्शन ए 1 दिसंबर 2024, ऑप्शन बी 1 मार्च 2024, ऑप्शन सी 1 नवंबर 2024, ऑप्शन डी 1 जनवरी 2024। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 1 नवंबर 2024। तो 1 नवंबर 2024 से जो नया फ्रेमवर्क है डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र के ऊपर वो एप्लीकेबल हो जाएगा। याद रखिएगा 1 नवंबर 2024 से 1 नवंबर 2024 से जो नया फ्रेमवर्क है डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र के ऊपर वो एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का जो लोन वो देता है शेयर्स और डिबेंचर्स के अगेंस्ट में, तो उसके लिए जो ओवरऑल सीलिंग है उसको जो वो कैलकुलेट करता है तो वो उसके लिए नया बेसिस क्या है। जो ऑप्शंस में दिया गया इनमें से किसके आधार पे वो ओवरऑल सीलिंग को कैलकुलेट करेगा जिससे ज़्यादा उसका जो एग्रीगेट लोन है अगेंस्ट शेयर्स एंड डिबेंचर्स वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए टोटल एसेट्स, ऑप्शन बी नेट प्रॉफिट, ऑप्शन सी टियर 1 कैपिटल, ऑप्शन डी ओन्ड फंड्स। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी
टियर 1 कैपिटल। तो देखिए जो प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है उसका जो भी एग्रीगेट लोन होता है सिक्योरिटीज़ ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स के अगेंस्ट में, तो वो अभी तक क्या था ना, उसका जो टोटल फंड है उसके 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर अभी तक उसका ओन्ड फंड 100 करोड़ का था तो उसका 20% अगर आप निकालेंगे तो 20 करोड़ होगा। तो उसको इंश्योर करना पड़ता था कि उसका जो एग्रीगेट लोन है शेयर्स और डिबेंचर्स के अगेंस्ट में वो 20 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो। तो यहाँ पे जो उसके लिए ये सीलिंग वो कैलकुलेट करता था, तो वो किसका इस्तेमाल करता था, ओन्ड फंड का इस्तेमाल करता था। लेकिन अब इसको टियर 1 कैपिटल से रिप्लेस कर दिया गया है। तो अब जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो अपना टियर 1 कैपिटल देखेगा। मान लीजिए कि टियर 1 कैपिटल उसका है लेट्स से कि 200 करोड़, तो यहाँ पे उसका वो आप 20% निकालेगा तो कितना होगा 40%, और वो इस बात को इंश्योर करेगा कि उसका जो एग्रीगेट लोन्स है अगेंस्ट शेयर्स एंड डिबेंचर्स वो 40 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो। समझ में आया? आगे बढ़े। तो यहाँ पे पहले ओन्ड फंड था जिसके आधार पे वो ये ओवरऑल सीलिंग कैलकुलेट करता था। अब वो जो सीलिंग है वो किसके आधार पे कैलकुलेट करेगा, टियर 1 कैपिटल के आधार पे कैलकुलेट करेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे सिंपली हमने जो लास्ट वाले क्वेश्चन में बात किया था, जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए जो लोन लिमिट था जो लिंक हो गया था टियर 1 कैपिटल से, तो ये जो नया रूल है ये कब से एप्लीकेबल होगा? ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2024, ऑप्शन बी 1 जनवरी 2025, ऑप्शन सी 31 मार्च 2025, ऑप्शन डी 31 दिसंबर 2024। तो बताइए राइट आंसर क्या है? यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 1 जनवरी 2025। तो 1 जनवरी 2025 से अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का जो भी टियर 1 कैपिटल होगा उसका वो 20% निकालेगा और जो आएगा वो इंश्योर करेगा कि इससे ज़्यादा उसका एग्रीगेट लोन नहीं हो शेयर्स और डिबेंचर्स के अगेंस्ट में। पहले क्या था, पहले वो ओन्ड फंड का 20% निकाल करके जो ओवरऑल सेलिंग है वो कैलकुलेट करता था। ये नियम कब से एप्लीकेबल होगा? तो 1 जनवरी 2025 से ये जो नियम है वो एप्लीकेबल होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ना हमने बहुत सारे इफेक्टिव डेट देखे हैं, राइट? तो आप एक बार PDF में पढ़ लीजिएगा इसको, तभी आपको याद रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए न्यू डेडलाइन क्या है, कब तक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को इंश्योर करना पड़ेगा कि उसका जो एग्रीगेट लोन है उसका कम से कम 50% स्मॉल वैल्यू लोन्स हो। ठीक है, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो एग्रीगेट लोन है उसका कम से कम 50% स्मॉल वैल्यू लोन हो। इस चीज़ के लिए जो नया डेडलाइन है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए वो आपसे पूछा जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस दिया गया है, मैं आपको बस जो राइट आंसर है वो बता देती हूँ ताकि आपको याद रहे, क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 31 मार्च 2026। तो 31 मार्च 2026 तक बैंकों को इंश्योर करना पड़ेगा, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को इंश्योर करना पड़ेगा कि उसका जो एग्रीगेट लोन्स है, एडवांसेस है, उसका कम से कम 50% स्मॉल वैल्यू लोन्स हो। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए वो कब से इफेक्टिव होगा। ओके, तो यहाँ पे भी बस मैं आपको इफेक्टिव डेट बता दे रही हूँ, ध्यान से देख लीजिए ऑप्शन। अगर आपको पता है आंसर तो बहुत अच्छा बात है। यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है 1 अप्रैल 2025। 1 अप्रैल 2025 से जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है उसके ऊपर जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क है वो एप्लीकेबल होना शुरू हो जाएगा। 1 अप्रैल 2025 से PCA फ्रेमवर्क अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर एप्लीकेबल होना शुरू हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो PCA फ्रेमवर्क है वो इनमें से किसके किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो ऑप्शन ए में है टियर 2 कि टियर 2 के अंदर जो प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आता है उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। ऑप्शन बी में है टियर 3, ऑप्शन सी में है टियर 4, ऑप्शन डी में है ऑल ऑफ द अबव। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो टियर 2, टियर 3, टियर 4 के अंदर जो भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आता है उन सबके ऊपर PCA फ्रेमवर्क एप्लीकेबल होगा। टियर 1 के अंदर जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आता है उसके ऊपर PCA फ्रेमवर्क एप्लीकेबल नहीं होगा, उसको जो सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क है उसके तहत गवर्न किया जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से किस तरह के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को फुल्ली एक्सेसिबल रूट से बाहर कर दिया गया है। ओके,
तो ऑप्शन ए 5 ईयर एंड 10 ईयर टेन्योर के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को, ऑप्शन बी 7 ईयर एंड 20 ईयर टेन्योर के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को, ऑप्शन सी 40 ईयर्स एंड 30 ईयर्स के टेन्योर के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को, ऑप्शन डी 1 ईयर एंड 3 ईयर टेन्योर के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 14 ईयर एंड 30 ईयर टेन्योर का जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है उसको फुल्ली एक्सेसिबल रूट से बाहर कर दिया गया है। यानी कि ये सब जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है इसमें अब जो फॉरेन रेसिडेंट है वो बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो 14 ईयर और 30 ईयर टेन्योर का जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है उसको फुल्ली एक्सेसिबल रूट से बाहर कर दिया गया है। इज दिस क्लियर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जो स्केड्यूल कमर्शियल बैंक है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक और एनबीएफसी के अंदर फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट के लिए जो मास्टर डायरेक्शन आया है उसके हिसाब से अगर किसी पर्सन या एंटिटीज़ को सो कॉज नोटिस भेजा जाता है बैंक के द्वारा, तो कम से कम उस पर्सन या एंटिटीज़ को कितने दिन का समय दिया जाएगा उस सो कॉज नोटिस के ऊपर रिस्पॉन्स करने के लिए। ऑप्शन ए 14 डेज, ऑप्शन बी 21 डेज, ऑप्शन सी 30 डेज, ऑप्शन डी 45 डेज। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 21 डेज। कम से कम 21 दिन का समय दिया जाएगा वैसे पर्सन या एंटिटीज़ को जिसको कि सो कॉज नोटिस भेजा गया है बैंक के द्वारा फ्रॉड के केस में। ठीक है, तो 21 दिन का समय उसको दिया जाएगा, 21 दिन के अंदर वो अपना जो रिस्पॉन्स है वो देगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा जा रहा है अगर बैंक के द्वारा किसी पर्सन या एंटिटी को एज अ फ्रॉड के तौर पे क्लासीफाई कर दिया जाता है, रिपोर्ट कर दिया जाता है, तो वो कितने समय तक दूसरे रेगुलेटेड एंटिटीज से जो एडिशनल क्रेडिट फैसिलिटीज़ है वो अवेल नहीं कर सकता है। ठीक है, ऑप्शन ए 2 ईयर्स, ऑप्शन बी 3 ईयर्स, ऑप्शन सी 5 ईयर्स, ऑप्शन डी 7 ईयर्स। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे जो राइट आंसर है वो 5 ईयर्स है। तो कोई पर्सन है या एंटिटी है उसको फ्रॉड के तौर पे बैंक ने क्लासीफाई कर दिया, रिपोर्ट कर दिया, तो 5 साल तक वो किसी दूसरे रेगुलेटेड एंटिटी से जो एडिशनल क्रेडिट फैसिलिटी होता है या जो फंड रेज करना होता है वो नहीं कर सकता है। ठीक है, 5 साल के बाद भी अगर रेगुलेटेड एंटिटीज़ को लगता है कि हाँ ठीक है इसको जो क्रेडिट फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करना चाहिए तब वो कर सकता है, वो उसके ऊपर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि अभी जो कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए रिवाइज्ड इंस्ट्रक्शंस जारी किया गया है बैड एंड डाउटफुल डेट रिजर्व के ऊपर, तो उसके जो कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 से इफेक्टिव होगा, तो यहाँ पे उसके रिगार्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में बोला जा रहा है कि जो भी आपका इनकम रिकॉग्निजेशन, एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग नॉर्म्स है उसके तहत जो भी प्रोविजंस है, जो भी रिजर्व्स है उसको डायरेक्टली जो BDDR अकाउंट होगा, बैड एंड डाउटफुल डेट रिजर्व होगा, उसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ऑप्शन बी में क्या बोला जा रहा है कि ये जो IRACP नॉर्म्स है उसके तहत जो भी प्रोविजंस होगा उसको बैंक को एज अ एक्सपेंस के तौर पे अपने P&L अकाउंट में दिखाना होगा। ऑप्शन सी में बोला जा रहा है कि जो नेट प्रॉफिट होगा, ऑप्शन सी में बोला जा रहा है कि नेट प्रॉफिट में से जो पैसा ले करके BDDR ये जो रिज़र्व तैयार किया जाएगा उसमें डाला जाएगा, तो तभी वो पैसा उसमें डाला जाएगा जब जो प्रोविजंस है, जो रिजर्व्स है उसको बैंक ने P&L अकाउंट में एज अ एक्सपेंस के तौर पे नहीं दिखाया है। ठीक है, ऑप्शन डी में बोला जा रहा है कि बैंक यहाँ पे जो उसका P&L अकाउंट है, P&L अकाउंट में उसने इन सब प्रोविजंस को, इन सब रिजर्व्स को एज अ एक्सपेंस के तौर पे दिखा दिया, तो इसके बाद जो नेट प्रॉफिट वो कैलकुलेट करेगा उसमें से वो किसी भी तरह का पैसा BDDR में नहीं डाल सकता है, जो बैड डेट एंड डाउटफुल रिजर्व है उसमें नहीं डाल सकता है। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन आपको बताना है कि इसमें से सही कौन सा है। तो बताइए। देखिए जो लोगों ने भी अगस्त वाला सर्कुलर देखा होगा उनके लिए तो ये इजी होगा, वो इसका आंसर आसानी से दे देंगे। जिन लोगों ने नहीं देखा होगा उनको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। जो इनकम रिकॉग्निजेशन एसेट क्लासिफिकेशन प्रोविजनिंग नॉर्म है, इसके अंदर जो भी प्रोविजंस है उसको पहले
कोऑपरेटिव बैंक को अपने पीएनएल अकाउंट में एज ए एक्सपेंस के तौर पे दिखाना होगा। जिस भी पीरियड में उस प्रोविजन को, उस रिजर्व को एज ए एक्सपेंस के तौर पे रिकॉग्नाइज किया गया है, तो उस पीरियड के लिए जो पीएनएल अकाउंट तैयार किया जाएगा उसमें उसको एज ए एक्सपेंस के तौर पे दिखाना होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो बैंक के अंदर जो कोऑपरेटिव बैंक के अंदर जो बैड डेट होता है, डाउटफुल रिजर्व होता है, इससे जो बैंक को नुकसान हो सकता है उसको कम करने के लिए, पोटेंशियल लॉस है उसको कवर करने के लिए जो बैंक है कोऑपरेटिव बैंक, वो यहाँ पे बैड एंड डाउटफुल डेट रिजर्व को क्रिएट करता है। तो उसको लेकर के सर्कुलर इशू किया गया था और उसके रिगार्डिंग में ये क्वेश्चन था। तो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 से ये जो नॉर्म्स है इसके अंदर जो भी प्रोविजंस है, अलग अलग जो रिजर्व का बात किया गया होगा, तो उन सबको कोऑपरेटिव बैंक को पीएनएल अकाउंट में एज ए एक्सपेंस के तौर पे दिखाना होगा। अभी तक क्या होता था कि बैंक कुछ पैसा लेके ये जो बीडीडीआर है इसको क्रिएट कर देता था और इसको पीएनएल अकाउंट में एक्सपेंस के तौर पे नहीं दिखाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जितना भी प्रोविजंस है, जिस भी पर्पज़ के लिए रिजर्व तैयार किया जाता है, उन सभी को एज एक्सपेंस के तौर पे दिखाना होगा। जिस पीरियड के लिए उस प्रोविजन को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, उस पीरियड के लिए जो पीएनएल अकाउंट बनाया जाएगा उसमें एज एक्सपेंस के तौर पे इसको दिखाया जाएगा। इज दिस क्लियर? समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि 31 मार्च 2024 तक बीडीडीआर के अंदर जो भी बैलेंसेस होगा, ऐसा अमाउंट जिसको कि डायरेक्टली कोऑपरेटिव बैंक ने नेट प्रॉफिट से लेकर के दिया है, नेट प्रॉफिट से लेकर के बीडीडीआर के अंदर डाला है, उसको पीएनएल अकाउंट में एज एक्सपेंस के तौर पे नहीं दिखाया है, तो वैसे अमाउंट के साथ कोऑपरेटिव बैंक को क्या करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आप चाहें तो उसको पॉज करके पढ़ सकते हैं, मैं जो राइट आंसर है वो आपको बता दूंगी। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या होगा, यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ओके, तो 31 मार्च 2024 तक जो कोऑपरेटिव बैंक है उसके अंदर जो बीडीडीआर है उसमें जो भी बैलेंसेस होगा, तो ऐसा बैलेंसेस जो कि डायरेक्टली नेट प्रॉफिट से आया होगा, उसको पीएनएल अकाउंट में नहीं दिखाया होगा। तो यहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक को ऐसे बैलेंसेस को आइडेंटिफाई करना होगा, उसको कैलकुलेट करना होगा और उसको पीएनएल अकाउंट या जनरल रिजर्व में से डायरेक्टली जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट के लिए प्रोविजन है उसमें ट्रांसफ़र करना होगा 31 मार्च 2025 तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए जो मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है जिसको कि अप्रूव कर दिया गया है, तो उसके अंदर इंटरेस्ट रेट क्या है शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर लोन जो फार्मर्स को प्रोवाइड किया जाता है उसके लिए। ठीक है, तो मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के अंदर इंटरेस्ट रेट क्या है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए, जिसके ऊपर फार्मर्स को शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर लोन प्रोवाइड किया जाएगा। ऑप्शन ए 8%, ऑप्शन बी 5%, ऑप्शन सी 7%, ऑप्शन डी 10%। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 7%। तो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए भी इस स्कीम को अप्रूव कर दिया गया है और इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर फार्मर्स को 7% इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो लोन है वो प्रोवाइड किया जाएगा। और लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस को, क्योंकि इस स्कीम के तहत क्या होता है, सब्सिडाइज इंटरेस्ट रेट के ऊपर फार्मर्स को लोन दिया जाता है, तो बैंक यहाँ पे पहले फार्मर्स को 7% इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन दे देगा और फिर इस स्कीम के तहत बैंक को 1.50% के हिसाब से जो इंटरेस्ट सबवेंशन है वो प्रोवाइड किया जाएगा, जो सब्सिडी है वो प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लेंडिंग रेट टू फार्मर्स कितना है 7% और लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस को यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट सबवेंशन प्रोवाइड किया जाएगा वो कितना है 1.50%। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के तहत अगर कोई फार्मर है जिसने कि शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन या फिर अलाइड एक्टिविटीज़ के लिए लोन लिया था और उसने टाइमली रीपेमेंट कर दिया, तो उसको एडिशनल इंटरेस्ट सबवेंशन जो प्रोवाइड किया जाएगा, तो वो आपसे पूछा जा रहा है कि किस रेट के हिसाब से उसको एडिशनल इंटरेस्ट सबवेंशन प्रोवाइड किया जाएगा। ऑप्शन ए 1% पर एनम, ऑप्शन बी 2% पर एनम, ऑप्शन सी 3% पर एनम, ऑप्शन डी 4% पर एनम। देखिए यहाँ पे मैं ऑप्शन इसलिए रीड कर देती हूँ ताकि जब तक मैं ऑप्शन रीड करूँ आप अपना आंसर आपने चूज़ कर लिया हो। ठीक है, तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है 3%। तो कोई फार्मर है उसने इस स्कीम के तहत पैसा लिया है और टाइमली रीपेमेंट कर दिया, तो अब उसको 7% के बजाय उसमें से 3% आप लेस कर दीजिए तो कितना होगा 4%। तो अब उसको सिर्फ 4% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है उसका बर्डन आएगा। तो एडिशनल यहाँ पे 3% इंटरेस्ट सबवेंशन का बेनिफिट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है
कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के अंदर जो मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है, इसके तहत किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू फार्मर्स मैक्सिमम कितना शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन या लोन्स फॉर अलाइड एक्टिविटीज़ अवेल कर सकते हैं। तो मैक्सिमम ओवरऑल लिमिट आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए 1 लाख रुपीज़, ऑप्शन बी 2 लाख रुपीज़, ऑप्शन सी 3 लाख रुपीज़, ऑप्शन डी 5 लाख रुपीज़। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 3 लाख रुपीज़। तो मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के तहत किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू फार्मर्स मैक्सिमम 3 लाख रुपए तक का ही लोन सब्सिडाइज इंटरेस्ट रेट के ऊपर अवेल कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जो क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस है, क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस को अब किस तरीके से क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को जो अपडेटेड क्रेडिट इंफॉर्मेशन रहता है वो प्रोवाइड करना होगा। मंथली करना होगा, ऑप्शन ए में बोला जा रहा है, ऑप्शन बी में क्वार्टरली, ऑप्शन सी में फोर्टनाइटली, ऑप्शन डी में एनुअली। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी फोर्टनाइटली। तो हर 2 सप्ताह में जो क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस है वो अपडेटेड क्रेडिट इंफॉर्मेशन जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज है उसको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए ये भी याद रखिए कि पहले क्या था, पहले मंथली बेसिस पे क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस को अपडेटेड क्रेडिट इंफॉर्मेशन CIC को प्रोवाइड करना होता था, लेकिन अब इसको कितना कर दिया गया है, फोर्टनाइटली कर दिया गया है। यानी कि हर 2 सप्ताह में उसको अपडेटेड क्रेडिट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना होगा CIC को। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जो रिवाइज्ड डायरेक्शन है ऑन रिपोर्टिंग ऑफ क्रेडिट इंफॉर्मेशन बाय क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस टू क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, तो वो कब से इफेक्टिव होगा। ओके, तो यहाँ पे क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस के द्वारा क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन का रिपोर्टिंग किया जाता है उसके लिए जो रिवाइज्ड डायरेक्शन है, तो सेम इसी डायरेक्शन से लास्ट वाला क्वेश्चन था, तो ये कब से इफेक्टिव होगा। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शंस देख लीजिए। जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 1 जनवरी 2025। 1 जनवरी 2025 से ये जो रिवाइज्ड इंस्ट्रक्शंस है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज के इस लेक्चर का हमारा लास्ट क्वेश्चन था और जनवरी टू अगस्त जितना भी सर्कुलर इशू हुआ था उन सब के ऊपर हमने जो पॉसिबल क्वेश्चंस पूछा जा सकता है उसको हमने देख लिया। आई होप आपको ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आप एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।